सैनी साहब, मैं आपके पास आता हूँ, थोड़ा पीछे ले चलते हैं अपने दर्शकों को, और हम भी समझना चाहते हैं, क्योंकि आपने राजनीति का लंबा दौर देखा है। आज जिस तरह से नेताओं को मार्केट किया जा रहा है, प्रोडक्ट को प्रेजेंट किया जा रहा है, क्या उस समय प्रेजेंट नहीं किया जाता था? मैंने तो सुना कि जिस अभी खादी का जिक्र कर रही थी शिवाजी, तो खादी जो है नेताओं की एक पहचान थी कि खादी कपड़े पहनेगा, बढ़िया बोलेगा, वो जो है उस तरह की टोपी पहनेगा, सादा जीवन जिएगा। लाल बहादुर शास्त्री हो या गांधी हो या नेहरू हो, इस तरह के चेहरे उनको याद आते थे, वो ये आदर्श दिखते थे। आज पूरा बदला बदला है। तो ये कैसे ब्रांडिंग होती है, मतलब उस तरह से भी देखें तो ये कितना इम्पैक्ट डालता है आम आदमी पे? क्या इसीलिए करते हैं या उनकी अपनी कोई पसंद नापसंद होती सबसे ज्यादा जो चीज प्रभावित करती थी लोगों को पहले वो ये कि जो राजनेता, जो हमारे नेता आए हैं, वो हमारी जो समस्याएं हैं उनके बारे में क्या समाधान लेके आए हैं, उनका प्रस्तुतिकरण कैसा है, कैसे किस तरीके से वो अपनी बात कह रहे हैं। नेहरू का अपना स्टाइल था, गांधी जी का अपना स्टाइल था, उस दौर के हर नेता का अपना अपना स्टाइल था, लेकिन कुछ बातें बड़ी कॉमन थी। उनकी उन वो उस तरीके से ड्रेसअप नहीं होते थे कि जिससे लोग उनकी चकाचौंध से कहीं पर परेशान हो। सहज रूप से, अगर वो गाँव के से कहते हैं, भारत एक गाँव का देश है और किसानी यहाँ का सब सिलसिला रहा, और शहरी लोगों से ज्यादा उनके बारे में चिंता किया जाता था, तो वो उस तरीके की सहज उसके अंदर जाते आते रहे। उनके परिधान भी बड़े सहज थे, लेकिन उनकी जुबान और उनकी भाषा का जो सिलसिला था वो बड़ा मजबूत हुआ करता था, और इसीलिए विचारधाराओं की चर्चा होती थी। विचारधाराओं से ही लोगों को पहचाना जाता था कि ये कांग्रेस के हैं, ये सोशलिस्ट हैं, ये कम्युनिस्ट हैं, या ये स्वतंत्र पार्टी के हैं, या जनसंघ के हैं। ये कालांतर में बदला है, और ये बदलाव जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ में आया है। ये बाजारों का सिलसिला, क्योंकि इनके सबके साथ में चुनाव प्रचार के लिए या लोगों के बीच में जाने के लिए जरिया जो होता है, जिससे पार्टी पहचानी जाती है, लोग पहचाने जाते हैं, उनका एक सिलसिला बनने लगा, तो वो बहुत बात का सिलसिला है। और मेरा ख्याल है कि सबसे पहले ये बात श्रीमती गांधी में देखने को मिली। जब श्रीमती गांधी का जो प्रोनाउंसिएशन वगैरह जो था, और जो उनका रिदम जो था वो बड़ा डिस्टर्ब होता था, तो उन्होंने अब्राहम अलकाजी से इसके लिए ट्रेनिंग ली। उस वक्त जब एनएसडी खुली तो अब्राहम अलकाजी ने बताया कि आप कैसे एक जो है दर्शकों को बतलाते चले कि इब्राहिम अलका जी, शायद बहुत सारे दर्शक नहीं जानते हो कि एनएसडी जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है दिल्ली में भी, उसके पहले डायरेक्टर थे वो। उसके पहले स्थापित ही उन्हीं, बिल्कुल सही है, इंदिरा गांधी ने उनको ही बुलाया था। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो आज देखते हैं लोग, तो सारे उसके आर्टिस्ट दिखाई पड़ते हैं। वो नसरुद्दीन शाह से लेकर के मनोज बाजपेयी तो हालांकि उसमें से नहीं थे, लेकिन और ढेर सारे आर्टिस्ट हैं जो वहां से निकल के आए, बिल्कुल पंकज त्रिपाठी तक। देखिए, ये मेरा ख्याल है कि भारत की पहली प्रधानमंत्री थी जिन्होंने अपने इर्द गिर्द में जो कुछ उनके पास में नहीं था वो इकट्ठा किया। इंटेलेक्ट उन्होंने इकट्ठा किया। उन्होंने पास में चंद्रशेखर थे, मोहन धारिया थे, नंदनी सतपथी थी, और कुमार मंगलम थे। ऐसे ऐसे जो लोग इकट्ठे किए, वो इसलिए कि मानसिक रूप से मजबूत नजर आए और अपनी बात कहने के तरीके सीखने के लिए, जैसे अलकाजी से सीखा उन्होंने। ये सब बातें जानने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, और ऐसा हुआ। और उसका नतीजा भी आपने देखा कि जब तक उन्होंने इस देश की प्रधानमंत्री रही, क्या किया और क्या नहीं किया। ठीक उसी तरीके से, लेकिन साथ साथ में ये था कि पहले जो परिधान पहने जाते थे, और जिससे लगना चाहिए था कि वो खादी जो गांव में बुनी जाती है, जिसका कपड़ा तैयार होता है, वो पहन करके ये आए, तो इसका मतलब कि एक तरफ आप ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए भी काम कर रहे हैं। आपने खादी इंट्रोड्यूस की है। आज तो खादी भी देखिए, वो खादी भी अपने वर्तमान मार्केट में जिस तरीके की होनी चाहिए वैसे बनने लगे हैं। अब जो खादी घर में जो जो जिस तरह के परिधान बनते हैं और दिए जाते हैं, वो बहुत मॉडर्न तरीके से सिले जाते हैं और दिखाए जाते हैं, क्योंकि उसको बाजार में टिकना है, इसलिए सारा सिलसिला है। तो यही, लेकिन पहचान पहले विचार से होती थी, आइडियोलॉजी से होती थी। वो चीजें धीरे धीरे लुप्त हो गई। अब जैसे मैं बताऊं आपको कि जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, जब मैं 1980 देखता हूं और भारतीय जनता पार्टी की रचना देखता हूं, तो बात बहुत अलग थी। तब कहा जाता था कि चाल चरित्र और चेहरा बदलने के लिए ये पार्टी आई है। तो चाल चरित्र और चेहरा जिस तरीके बदला है, अटल जी ने तो खैर ऐसा कुछ किया नहीं। वो जो एडवाइजर्स थे वो साइनिंग इंडिया तक ही सीमित रहे,
लेकिन बाकी लोगों ने तो सचमुच में अपना चाल चरित्र और चेहरा बदल लिया। ये इसका एक सबसे बड़ा मतलब आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी नहीं पहचानी जाती, मोदी जी पहचाने जाते हैं। मोदी जी या कहें मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के पर्याय हो गए, वरना पहले इस तरह का डोमिनेशन पॉलिटिकल पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करती थी कि कोई एक आदमी के नाम से पहचाना जाए। उनकी पार्टी उनके नाम से उनकी उनकी विचारधारा के उससे पहचानी जानी चाहिए थी। ऐसा ऐसा सोच था। ये कम्युनिस्ट पार्टियों में देखा, समाजवादी पार्टियों में देखा मैंने, और कांग्रेस में देखा, और इस जनसंघ में भी देखा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रचना के बाद में ये जो नया डेवलपमेंट है और ये जो नई टेक्नोलॉजी का सिलसिला जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के माध्यम से जहाँ जिस तरीके से प्रचार होता है, जिस तरीके से समाज के हर वर्ग को आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सारे के सारे इस मुल्क में भी होने लगे हैं, और वो उससे ही चीजें पहचानी जाने लगी। बड़ा बिरला लोग थे। देखिए, जैसे पंडित नेहरू की अमीरी को बताने के लिए बोलते थे कि उनके कपड़े पेरिस से धुलते हैं। बाद में पता लगा कि आनंद भवन के पास में पेरिस ड्राई क्लीनर था जिनके कपड़े धुलते थे, तो सचमुच में पेरिस से धुलते थे, इसमें कोई शक नहीं। तो पेरिस ड्राई क्लीनर से धुल रहे हैं, तो लोगों ने मान लिया कि देखो नेहरू कितने धनी आदमी है, और जो कपड़े वहां से धुल के ये तो सनी साहब आज भी कहा जाता है, बीजेपी वाले आज भी फैलाते हैं कि पेरिस हाँ, से तो लेकिन आते थे कि उनकी 4 गाड़ियां लेकिन लगी होती थी, पता नहीं किस तरह से सच ये है कि इलाहाबाद में जो आनंद भवन उसके पास में उस जमाने में पेरिस ड्राई क्लीनर हुआ करता था। तो पेरिस बड़ा पॉपुलर नाम था, फैशन वहीं से चलते थे, लंदन से या पेरिस से। अमेरिका की बातें नहीं होती थी उस वक्त, तो पेरिस उसने नाम रख लिया। तो पंडित जी हमें का बदनाम हो गए कि उनके कपड़े वहां से धुल के आते हैं। बहरहाल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो संगठन है वो इस बात के लिए विख्यात हैं कि दिया है, मतलब जो कुछ वो फैलाना चाहते हैं खट से फैला दिया जाता है। ड्यूरिंग डिटेंशन जब हम लोग मीसा में बंद थे, तब हमने आरएसएस के बारे में कहा, कहते थे कि र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी। ऐसे ऐसे मजाक के बातों में किया करते थे, लेकिन दरअसल सच में ऐसा है, ऐसा ही कुछ होता है। तो वो सारा बनने के बाद में ये चीजें स्टैब्लिश होने लगी हैं, और ये ख्याल किया जाने लगा है कि किस तरीके के लोगों के बीच में आप जा रहे हैं, वहां किस तरह की भाषा बोलेंगे, किस तरह के कपड़े पहनेंगे, किस तरीके से आप मिलेंगे। इसमें कुछ अपनी ओर से मिला लेते हैं, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जिससे भी मिलते हैं उससे खट से गलबैया मिलना चाहते हैं। ये पश्चिम में चलन नहीं है, और पश्चिम में लोग हक्के बक्के से होते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन वो करते हैं। तो ये उनका तरीका हो गया जो पॉपुलर हो रहा है शायद, क्योंकि वरना बहुत कम ऐसा हुआ करता था, हाथ मिलने के अलावा ज्यादा कुछ नहीं होता था। वो चीजें होने लगी, तो ये चीजें देख करके की जाती हैं कि मतदाताओं के पास में किस तरीके से जाया जाए, और साथ साथ में जिसके जैसे आपने ब्रांडिंग कर लिया कि आपको हिंदू आइडियल्स को रिप्रेजेंट करना है, तो किस तरीके से आप पार्लियामेंट का उद्घाटन करेंगे, तो कौन सा क्या कुछ मंगवाएंगे, क्या पहन करके जाएंगे, अगर कहीं जा रहे हैं तो दंडवत कैसे करेंगे, और दंडवत करने पे आपके कौन कौन से कैमरे आपके आसपास में होने चाहिए, कैसा दिखाया जाना चाहिए, उससे कैसे बोला जाएगा कि मोदी है तो यकीन है, या जो कुछ बोलते हैं वो ना, तो वो सब स्टैब्लिश करने की चेष्टा करते हैं। और सामान्य जन को, जैसे फिल्मों में जो अलग अलग कैटेगरीज बनी होती हैं, और जो दर्शक आगे बैठ करके और देखते, एक जमाने की बात बता रहा हूँ, अब तो नहीं है, तो उस जमाने में जब कोई गाना अच्छा आता था तो लोग चवन्नी अठन्नी फेंका करते थे, आगे बैठ के बड़े खुश होते थे। तो वही हाल हो रहा है। आप जिस सभा को ऑर्गेनाइज करते हैं उसके चारों कोनों में लोग बैठे होते हैं जिनको बोलना है, एक खास किस्म का बात बोलनी है, उसको दूसरे रिपीट करेंगे, और वो जब आपकी तरफ इशारा करके बोलेंगे तो आप खट से बोलेंगे। ये सब नियोजित होने लगा है। तो जो सामान्य और सज्जन लोग हैं, जो इन चीजों से वाकिफ नहीं है कि क्या क्या होने लगा है, तो वो लोग मान लेते हैं कि शायद यही सब कुछ सत्य है जो कुछ दिख रहा है, और जो कैमरा दिखा रहा है जिसके माध्यम से सारा सब कुछ होता है। तो वो सिलसिला अब बहुत आगे निकल गया। मेरे जमाने में, यानी मैं कहूं कि श्रीमती गांधी या राजीव गांधी तक भी इस तरह का डोमिनेशन नहीं था। राजीव गांधी के बाद में भी ये दूसरे प्रधानमंत्री आए, इनके साथ में भी नहीं, लेकिन अटल जी के साथ में शाइनिंग इंडिया प्रारंभ हुआ, और वो आज कई स्वरूप लेते हुए सब जगह बरकरार है। लेकिन कांग्रेस ने अपनी पहचान अलग बना रखी है, और ये जो रीजनल पार्टीज है उन्होंने भी अपनी पहचान अलग तरीके से बना रखी है। उनके यहाँ भी इस तरह का क्या दिखावा
ज्यादा नहीं और सहज रूप से अपने सारे ड्रेस धारण करते हैं, बात करते हैं। लेकिन इन दो, ये जो राष्ट्रीय नेतृत्व में जो जो इस वक्त जो हो रहा है, तो निश्चित रूप से वो तो ब्रांडिंग का असर है। और शिवाजी ठीक कह रहे हैं, शिवाजी तो चूंकि इस फन को ठीक से समझती हैं, तो उन्होंने बता दिया कि क्या क्या हम लोगों को ऑब्जर्वेशन ही था, हमने कभी इस तरीके से नहीं सोचा क्या हो ये सब हो रहा है। लेकिन हाँ, आज समझ में आया क्या ये सब हो रहा है। जो शिवाजी कह रही हैं, चाहे वो राम का पूरा स्वरूप बदला गया, राम जिस सौम्य राम जो है वो आक्रामक राम हो गए, मोदी जी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं या किया, तो ये जो मैंने कहा सादा जीवन उच्च विचार, जो पहले विचार को महत्व दिया जाता था, अब विचार से ज्यादा महत्व हो गया कि आप तड़क भड़क की जिंदगी कितनी बढ़िया जीते हैं। नागरिक भी, आम आदमी भी उनको ज्यादा पसंद करता है जो ज्यादा हेलीकॉप्टर लेकर के आता है, ज्यादा कारें लेके आता है और ज्यादा धन धान्य से आता है। क्या दीजिएगा, जनता पूछती है कि भाई आप क्या दे रहे हैं, फलाने तो ये दिया, आपने क्या दिया। तो इस तरह की बातें होती है। और एक और बात मैं सिनेमा की कर दूं कि सिनेमा में शिवाजी आमतौर पर क्या होता है कि हीरोइन से सुंदर उसके आसपास चेहरे नहीं रखे जाते, जैसे हीरोइन है उससे कमतर लड़कियां रखी जाती है ताकि हीरोइन का चेहरा ज्यादा बढ़िया दिखे, हीरोइन उनमें सुंदर दिखे। बेसिकली सुंदरता तो तुलनात्मक है ना, कि इनमें से सबसे सुंदर ये है, जिसलिए कहावत कही गई है अंधे में काना राजा, है ना। हीरोइन और हीरोइन दोनों के लिए ये ध्यान रखा जाता है कि वो उनसे ज्यादा सुंदर ना दिखे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, उसकी हाइट वगैरह भी ध्यान में रखी जाती है। तो ये जो सिनेमा में किया जाता है, सिनेमा में तो माल बेचा जाता है, राजनीति में भी माल बिकता है क्या? अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, ब्रांडिंग की बात कर रहे थे, तो ब्रांडिंग में मैंने इतिहास के पृष्ठ को छुआ था और शिवाजी ने इतिहास और वर्तमान दोनों को लेकर के अपनी बात कही। सुनील जी ने आकर के और ये समझा कि हम लोग ब्रांडिंग की वकालत कर रहे हैं, हम लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, आप जैसे सोच रहे हैं वैसे ही सोच रहे हैं हम लोग भी। लेकिन जो घट चुका है और जो घट रहा है उसके अंदर आडंबर कितना प्रमुख हो गया है, जिसको हम आडंबर कहते हैं, वो दरअसल ब्रांडिंग है। क्योंकि हमें तो आडंबर, तो हम जान रहे हैं कि हकीकत क्या है, हमें मालूम है, लेकिन सामान्य जन जो इन बातों को गौर नहीं कर पाता है, उसके सामने बात समझने समझाने का सिलसिला था। और दरअसल इसीलिए मैं कहा कि सिस्टमेटिक तरीके से जैसे शिवाजी ने बोला वैसे ही मैं बताना चाहता हूं कि मैं स्टार्ट हुआ था कि विचारधारा का जमाना जैसे खत्म हो रहा है और कुल मिलाकर के लोग उसका पर्याय बन रहे हैं। मोदी जी को ही समझा जाता है कि यही भारतीय जनता पार्टी है, ये जो बोल रहे हैं यही भारतीय जनता पार्टी है। तभी मैंने उदाहरण दिया था कि 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी और उस वक्त अब्दुल करीम छागला जब सदारत कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि मुझे आज लग रहा है कि भारत के अंदर कांग्रेस का विकल्प पैदा हो गया। और ये कहते हुए कहा था उन्होंने, वो जो घोषणा पत्र था उसको देख लिया था, उसको पढ़ा, उसके बाद में उनका कहना था, उसमें वही सब कुछ जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में हुआ करता है वैसा ही था। लेकिन जब चुनाव हुए और उसमें जो भारतीय जनता पार्टी की पिटाई हुई और सिर्फ 2 लोग पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा इससे क्या करना है। तो वही आस्था के प्रश्न और वही रामलला और वही सारा सिलसिला पुनः सारा पकड़ लिया, और वो जो साइनिंग इंडिया भी साथ में चला रहे थे, लेकिन बात बनी नहीं। तो हम उसी धारा पे चलते हुए बोल रहे थे कि विचारधाराओं को भी अपने आप को बयान करने के लिए बहुत कुछ ग्रहण करना पड़ता है और ऐसा प्रोजेक्शन बनाना पड़ता है जिससे सामान्य जन समझ ले और बेहतर तरीके से आपकी बात को आगे ले जाए। और उसी में हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे हमारे प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो चारों कोनों से आवाजें आती है कि मोदी मोदी मोदी, ये क्या है। तो इसको जब जांचो तो पता लगता है कि चारों कोनों में लोग ऐसे बिठा रखे हैं जो इस तरीके से बोलते हैं और जितनी धारा प्रवाह वो बोलते हैं। सैनी साहब आमतौर पे चूंकि जो ये बाबा जो टीवी पे आते हैं ना, तरह तरह के बाबा ज्योतिषी, तो इसके बारे में हमारे एक दोस्त हैं, वो इनके ढेर सारे शुरुआत में, मैं बात कर रहा हूँ समझिए आज से 20 साल पहले की, जब शुरुआत में चैनलों पे, न्यूज चैनलों पे आना शुरू हुए, तो उन बाबाओं के वो वीडियो वही बनाता था, एडिटिंग वही करता था, तो बतलाता था कि प्लांटेड होते थे, वो औरतें रोने वाली, वो आदमी कहानी सुनाने वाला प्लांटेड है, उसका पैसा दिया हुआ उसको, और उसका वो करके कई दफा तो भीड़ भी नहीं होती थी, वो शूट कर लेता था अलग से बाबा को और भीड़ के साथ उसको मैच कर देता था।
तो इस तरह से प्लांट करके बाबाओं को भी पेश किया जाता रहा। तो जिस देश में बाबाओं को पेश किया जाता है, नेताओं को पेश किया जाता है अभिनेताओं की तरह, उस देश की कहानी कुछ और है जी। देखिए ऐसा नहीं है, ये तो हमारे पास भी था। देखिए हमारे यहाँ राजस्थान में रुदाली परंपरा है। ठाकुर साहब जब मर जाते हैं, जागीरदार साहब का जब देहांत हो जाता है, तो उनकी औरतें और उनके रिश्तेदार उतना रो नहीं पाते। फिल्म जो देखी आपने, नाम से फिल्म भी आई। हाँ रुदाली, वो राजस्थान को बेस करके ही है। तो वो भी के साथ देखिए इनके मरने से कितनी तकलीफ हुई है, कितना दहाड़ मार मार के रो रहे हैं। और सब, और ऐसा चलन भी है कि आप राजस्थान के ज्यादातर घरों में जो आपके समधी और रिश्तेदार हैं वो आते हैं, तो उनकी महिलाएं जब घर के पास में पहुंचती तो रोना स्टार्ट कर देती हैं, और उसके बाद में जब बैठ जाते हैं तो रोना बंद हो जाता है, और वो वापस सारी चर्चाएं वैसे प्रारंभ कर देती हैं। अब ज्यादा हमारे बिहार में भी है ये, अब नहीं है, पहले। हाँ, लेकिन अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी सामने आ गई तो उसके माध्यम से सारी बातें हो जाती हैं। और वही मैं यही कहना चाहता था कि कुल मिलाकर के जो राजनेता इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में उस्ताद हो गए, उन लोगों ने अपने आप को ज्यादा प्रचारित कर लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि जो विचार के माध्यम से बने हुए लोग हैं, नीतीश जैसे लोगों की कम कदरी कभी हो नहीं सकती, जिन लोगों ने अपना जीवन दिया है राजनीति में। लेकिन इनके बीच में आडंबरों का सिलसिला कैसा चल रहा है और उसका कैसा इस्तेमाल हो रहा है, उसका जितना साइंटिफिक तरीके से शिवाजी ने, क्योंकि इस मैनेजमेंट से जुड़ी है, इस प्रबंधन की उससे जुड़ी है, तो वो ठीक से बताया और तो समझ में आया। मेरा ख्याल है कि पाठकों को बड़ा लाभ पहुंचा होगा। बाकी हमारा इससे कोई वो नहीं है, हम तो बिल्कुल भी इसमें यकीन नहीं करते, लेकिन हम देख रहे हैं आसपास में क्या हो रहा है। ये तो एक जमाने में हम लोगों ने ये इस तरह के तंज कसने शुरू किए थे कि सब धुला हुआ कुर्ता और पजामा पहन के आ गए और कांग्रेस के साथ, यूथ कांग्रेस के हो गए, एनएसयूआई के हो गए, इसके हो गए, टिकट मांगने चले गए। तो हम कहते तो वैसे तो तुम वो दूसरे तरह परिधान पहनते हो, आज तुम ये क्यों? तो वो एक ड्रेस हो गई, ड्रेस कोड है कि सब कांग्रेस ही हो तो इस तरह का ड्रेस पहन लो, अगर आप दूसरी किसी जमात के हो तो किसी और तरह का ड्रेस पहन लो। तो ये सारा सिलसिला चल रहा है ये, इसलिए इसको ब्रांडिंग कहना या इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहना मेरा ख्याल है कि गलत नहीं है। और इसको जांचना परखना बड़ा जरूरी है, ताकि सामान्य जन को समझा सकें कि वास्तव में हो क्या रहा है, आप कहाँ फंस रहे हैं और कैसी। ये भाषा भी सब आर्टिफिशियल है, ये दिखावा भी सब आर्टिफिशियल है। हकीकत में आपके दुख दर्द की तकलीफ को समझने वाले बहुत अलग किस्म के लोग हैं।